एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे 1। तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं लैंग्वेज वाला, उसमें एक्स और वाई मान के चलते थे, और यहाँ पे हम नहीं मानेंगे दो टर्म, सिर्फ वन वेरिएबल में ही सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे के मन में प्रश्न आ जाता है कि कहीं आप वन वेरिएबल मानते हैं, कहीं टू वेरिएबल मानते हैं। तो टू वेरिएबल हम अक्सर वही माने होंगे जहाँ केस 2 होता है। अगर सिंगल केस होगा तो क्या मानेंगे हम लोग, वन वेरिएबल, और इस क्वेश्चन में सिंगल केस ही है, एक ही चीज दिया हुआ है, दो इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। देखो एक ही चीज दिया हुआ है, क्षेत्रफल। अगर इसके साथ साथ कुछ परिमाप भी देते तो उस स्थिति में हम मान सकते थे दो केस, लेकिन यहाँ पर तो केस एक ही है, कंडीशन एक ही है क्वेश्चन में। जब कंडीशन एक होगा, स्थिति एक होगा, तो केस एक होगा कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक है। लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में हम लोग चौड़ाई को मानेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुना से एक अधिक, यानी 2x + 1। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि गिवन है ये, और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। उस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और हमें x का 2 मान प्राप्त होगा। अगर x का दोनों मान पॉजिटिव होता है तो दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर x का मान एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है तो पॉजिटिव मान ही होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ना एरिया निगेटिव होता है ना वॉल्यूम निगेटिव होता है। तो इस चीज को हम देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो जो बोला क्या जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, इससे पहले आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई पता करना होगा। तो ये चीज हम मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई, लंबाई नहीं मानते हम, पहले मानते हैं चौड़ाई। क्यों, तो हमें पता चलेगा एकदम हूबहू क्वेश्चन की तरह मीटर आएगा उतर करके, x मीटर मान लिए। और लंबाई जो हमेशा बड़ा होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बोला गया था क्या, लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक है, इतना मीटर हो गया इसका लंबाई। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, आयताकार भूखंड। यहाँ पर हम लोग ये भी बात मेंशन करके लिख सकते थे, माना कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें गिवन है कि 528 मीटर स्क्वायर है। और इस क्वेश्चन को बस हमें क्या चीज में, द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही छोड़ देना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना मेरा है 2x + 1 गुने चौड़ाई कितना है x, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर बराबर 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, x को 2 से गुना किए तो 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुना किए तो x, प्लस 528 लगाया तो माइनस 528 बराबर 0। और यह तुम्हें दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और यही मेरा हो जाता है फाइनल आंसर। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके बाद सेकेंड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है, लगातार का बात कर रहा है। कोई लगातार नंबर का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पॉजिटिव का बात कर रहे हैं और लगातार का बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट मान लो कि पहला संख्या अगर 1 लेते, दूसरा संख्या क्या होता है 1 + 1 2। सपोज दैट मान लेते कि पहला संख्या हम लोग 26 लेते हैं, तो अगला संख्या क्या आता है, तो 26 + 1, लगातार बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है, ठीक है। लगातार निरंतर अगर लिखने चले तो पहला संख्या हम लोग को ये तो पता है नहीं, तो मानने का चीज है, मान सकते हैं। तो हम x मानते हैं, और पहला संख्या x मानते हैं, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1। यहाँ y नहीं मानेंगे, एक बार x माने दूसरा संख्या y नहीं मानेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को करने पर बस एक ही इक्वेशन जनरेट हो रहा है ना। तो बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो लगातार संख्या को गुणा करने पर कितना हो जाता है, 306 हो जाता है। तो क्या करें, हम मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, पहला पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं उसे मानते हैं x। पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, ये ज्यादा अच्छा लिखना होगा कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x + 1, क्योंकि लगातार बोल रहा था, निरंतर। प्रश्न से
बोला क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 है, यानी ये और ये गुना करने पर, सॉरी 6 कर दे, 306 है। x प्लस 1 का गुना करने पर पूरा जा रहा है 306, और यहाँ x को x से गुना किया तो x स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया बराबर 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस इधर आ गया 306 बराबर 0। और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि स्थिति को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करके ही खुश रहिए, सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लग रहा है कि ज्ञात करना है ना, ये पढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं ज्ञात करना, ये पढ़ेंगे तो बोला पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, करेंगे आगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करेंगे, हो सकता है आगे पढ़ना हो हम लोगों को, एग्जाम्पल क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हो सकता है दिया हो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आप हल करें, तो करेंगे। ऐसे इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे, तो किससे, तो रोहन से, उससे मतलब किससे, तो रोहन से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें निकालना है रोहन की वर्तमान आयु, जो निकालना उसको मान लेते हैं हम लोग, बस कितना आसान है कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं x है, क्या है, x है। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। अब क्या बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो रोहन से बड़ी है। हाँ, तो क्या बोलते हैं हम लोग, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या बोला, अब क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब होता है बाद में, 3 वर्ष बाद माँ भी बढ़ेगी, बेटवा भी बढ़ेगा, क्या एक होगा थोड़ी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। तो बोल सकते हैं हम लोग प्रश्न से बोले, क्या बोले, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष, वर्ष नहीं पढ़ना, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बात करते हैं अगर हम लोग रोहन की आयु का, तो रोहन की आयु होगा ना कि वर्तमान आयु होगा, 3 वर्ष बाद वर्तमान थोड़ी होगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3, जबकि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष और आ जाएगा, यानी x प्लस 29, x प्लस 29। अब बोला क्या, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, गुणनफल बोला, यानी कि दोनों का आयु का गुणनफल, रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। प्रश्न से क्या बोला, पुनः लिख देते हैं, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या चीज कि 3 वर्ष पश्चात, ये पुनः प्रश्न से लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ही साथ था कि 3 वर्ष उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ये दोनों की आयु, यानी x प्लस 3 का गुना किया जाएगा x प्लस 29 के साथ, तो कितना हो जाएगा आपसे, इसका एज ये हो जाएगा ना, दिस इंप्लाइज x को x से गुना, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, x का एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 29 ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29 बराबर 360, दिस इंप्लाइज x को x से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, x को 29 से किया तो 29x, क्लियर है, प्लस 3 को x से किया तो 3x, प्लस 3 को 29 से गुना करो, 9 23 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360, ठीक है। यहाँ तक तो एक्स स्क्वायर ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 32x प्लस 87 प्लस इधर आया तो माइनस 360 बराबर 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और देखो 87 में से जा रहा 360, यानी वैल्यू निगेटिव में आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, और ये हो गया 5, यानी कि 15 में से 8 गया तो 8 7 15, और ये हो गया तो 273 बराबर 0। तो यही होगा मेरा एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी एक समान चाल से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अचानक उसे ब्रेक लगाना पड़ा, या हो सकता है सिग्नल क्लियर न रहा हो, तो स्पीड को क्या कर लिया, 8 किलोमीटर पर आवर घटा लिया। मान लो सपोज दैट कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था, तो अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा लिया, यानी कि वह स्पीड को कर लिया 52 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करने पर उसे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, यानी कि समय का ही कुछ मामलात है कि समय का अंतर हो रहा है, किस वजह से, तो स्पीड के वजह से।
तो कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे। हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल, और चाल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि स्पीड जो होता है वह बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बाय टाइम पे डिपेंड करता है स्पीड। और यहाँ पर हम बोले मामला क्या चीज का आ रहा है, समय का मामला आता है कि 3 घंटा का हेरा फेरी हो रहा है स्पीड कम बेस होने के कारण, यानी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं टाइम के लिए। तो टाइम बराबर क्या बन सकता है फॉर्मूला, ध्यान समझना, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। और मेरे विचार से अगर ये फॉर्मूला लगाया तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। वो कैसे, तो देखते हैं आगे कि कैसे। तो हम लोग को निकालना क्या चीज है, रेलगाड़ी की चाल। तो यह बात हम मान के चलते हैं कि रेलगाड़ी जो है उसकी चाल जो है, रेलगाड़ी की जो यूनिफॉर्मल स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है वह है x किलोमीटर पर आवर। यह रफ्तार से वो चल रहा था रेलगाड़ी, यह बात हमने माना है। माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और हमें यह भी पता है कि डिस्टेंस जो है वह ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 480 किलोमीटर। अगर हम लोग टाइम के लिए बात करेंगे तो समय क्या लग रहा है, समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या चीज, समय बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, समय बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर बाय स्पीड क्या है, तो x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, दैट मीन्स 480 बट्टा x आवर समय लग रहा है उस रेलगाड़ी को अपने समान चाल से चलने पे, 480 डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है रेलगाड़ी के साथ कि वह अपने चाल को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर लेता है, घटा लेता है। तो यह बात लिखते हैं, जब रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी अपनी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो उस स्थिति में क्या होगा, जब रेलगाड़ी अपनी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, समय जो लगेगा, उस स्थिति में समय जो लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। और स्पीड क्या कर चुका था, वह 8 किलोमीटर पर आवर कम कर चुका था, तो अब स्पीड क्या हो गया था, x-8 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ 480 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि आ जाता है 480 बट्टा x-8 आवर। ध्यान समझना इस चीज को कि जब रेलगाड़ी अपनी चाल 8 किलोमीटर कम कर लेता है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, x-8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। और समय बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ के हम लोग आए कि समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 480 किलोमीटर बट्टा स्पीड क्या था, x-8 किलोमीटर पर आवर, ये से कैंसिल, यानी ये अब समय लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से अगर ध्यान से देखोगे तो प्रश्न से क्या पाओगे, हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर ये चीज लिखते हैं कि 480 बट्टा x आवर, और यहाँ लिखते हैं 480 बट्टा x-8 आवर। ये लिखे, ये दोनों को बराबर करने चलेंगे कभी बराबर नहीं होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर तुम अपने स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या लगेगा, ध्यान से ना, तो अपने स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो अपने स्पीड को घटाओगे क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो दोनों में से स्पीड किसका ज्यादा है, ये तो स्पीड को घटा लिया है ना, तो इसका स्पीड क्या है, कम है, इसका स्पीड कम है। जब स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसको समय इसको ज्यादा लगेगा, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा समय ले चुका है, तो समय किसमें जुड़ेगा, इसमें 3 आवर जोड़ या इसमें 3 आवर घटाओ, यही कॉन्सेप्ट होगा। या देखो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग और अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं, इसको कैसे, देखो कैसे, वही चीज वही कॉन्सेप्ट, क्या कर सकते हैं हम लोग कि दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है। पहले वो चल रहा था x किलोमीटर पर आवर से, बाद में चल रहा था x-8 किलोमीटर पर आवर से, यानी स्पीड इसका कम था। जब स्पीड कमेगा तो समय बढ़ेगा, स्पीड कमेगा तो समय ज्यादा लगेगा जाने में। कहीं तुम बाइक से जाते हो, पैदल जाते हो, किसमें समय लगेगा ज्यादा, सिंपल सा बात है कि पैदल जाने में समय ज्यादा लगेगा, यानी स्पीड कमेगा समय ज्यादा लगेगा। यानी इसमें से ध्यान समझना, 480 बट्टा x-8 में से अगर घटाएंगे अभी का स्पीड, पहले का स्पीड 480 बट्टा x,
तो दोनों के बीच का अंतराल 3 घंटा का होगा। समझ में आ रहा बात कि 3 घंटा एक्स्ट्रा समय लग रहा था ना, यानी 3 घंटा के बीच दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 3 घंटा का अंतराल है। तो जो स्पीड चलेगा वो समय कम लेगा, जो स्पीड नहीं चलेगा उस समय ज्यादा लेगा। तो ज्यादा समय माइनस कम समय बराबर कितना घंटा का अंतराल, 3 घंटा का अंतराल। दोनों के पास क्या था, समय था आवर में, आवर से आवर कैंसिल, और यहां से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 8, ये से ये कैंसिल, यानी कि 480 माइनस x से x साफ, 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। ठीक है तक। यहां से देखो 480 माइनस 480, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये से ये कैंसिल, 480 x होता, 480 x होगा, माइनस 480 को x से गुणा करेंगे तो 480 x माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और 8 से गुणा होगा, 480 में 0, 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 32 6 38। ठीक है, और बराबर में ये इंटू ये, तो क्या आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखो ये से ये तो कैंसिल, तो यहां से क्या बच गया मेरे पास, तो बच गया 3840 बराबर 3x को इससे गुणा किया तो 3x स्क्वायर, फिर 3 को इससे गुणा किया तो माइनस 8 3 24x। क्लियर है। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 24x, पहला सीधा है तो माइनस 3840 बराबर 0। यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3, 8 4 12 12 3 15, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर 3 के टेबल में 24 कितना टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, तो 8x, और 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1280 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और ये होगा मेरा फाइनल आंसर। तो हम ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे, ये भी चीज समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम ये भी कर सकते थे कि 480 बट्टा x माइनस 8, यहाँ लिखे 480 बट्टा x, दोनों में समय कौन ज्यादा लेगा, ये, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो समय कौन ज्यादा ले रहा था, ये। तो जब ये ज्यादा समय ले रहा था, ध्यान से, ये ज्यादा समय ले रहा था, कितना ज्यादा ले रहा था समय, 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा था। दोनों बराबर तभी होगा क्या, तो 3 घंटा इसको देंगे तब ना ये लेवल में आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाता है, माइनस का। तो यही कॉन्सेप्ट दे रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। तो चलो इसको कर लो नोट।